नाजरीन, मेरा नाम है जमशेद जावेद। मैं आपसे मुखातिब हूँ अलबहरिया CSS इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से। आज हमारे साथ एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ी पब्लिशर और एक CSS इंग्लिश की मेंटोर हमारे साथ मौजूद हैं। आए हम आज उनसे कुछ सवालात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों के इंग्लिश के क्या मसाइल हैं। सबसे पहले हम मैडम साहिबा को वेलकम कहते हैं और मैडम साहिबा से इंट्रोडक्शन मैडम का एक मुख्तसर सा जानना चाहेंगे। जी मैडम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फाइज़ा लतीफ़ है और मैं इंग्लिश की फैकल्टी के तौर पर अलबहरिया CSS इंस्टीट्यूट में काम कर रही हूँ। इससे पहले जो मेरा इंग्लिश की फील्ड में टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 5 to 6 ईयर्स का है और जो मेरी स्टडी है वो मल्टीपल बैकग्राउंड से है। लाइक मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में भी है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में भी है, लिटरेचर में भी है एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस में भी है। मैंने जो अभी रिसेंटली अपना MS कंप्लीट किया फास्ट यूनिवर्सिटी से, वो मेरा MS अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स था। इससे पहले मैंने MA इंग्लिश किया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस से और जो मेरा MS है बैंकिंग एंड फाइनेंस में वो PU से है, लाइक हेली कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस से। जो मेरी ग्रेजुएशन है वो कॉमर्स फील्ड से है, मैंने BCom किया था हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स से और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ पूरे पाकिस्तान से और MA इंग्लिश में और MS अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में। और मेरी बहुत सी पब्लिकेशंस हैं और ये मेरा मुख्तसर सा तारीफ है। जी मैडम, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ लाई। अच्छा मैडम, ऐसा है कि कुछ CSS के एस्पायरेंट्स हैं जो यहाँ पर आते हैं और वो हमसे सवालात करते हैं, इंग्लिश को हवा बनाया हुआ है। ऐसे कौन से मसाइल हैं जिनकी वजह से एक खौफ की जो है सदा बढ़ पाया है, वो क्या वजूहात है? हाँ जी, बेसिकली जो इंग्लिश के साथ एक जो ये फियर और एक जो ये प्रॉब्लम एसोसिएटेड है ना, ये हमारे सिस्टम का थोड़ा जो है ना एक फीचर है कि हमने जो इंग्लिश को है एज अ लैंग्वेज इंट्रोड्यूस नहीं करवाया हुआ अपनी जिंदगी में, हम उसको एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। हाँ, इट इज़ अ फैक्ट कि कुछ चीज़ें जो हैं वो सब्जेक्ट वाली है, लाइक हमने कुछ जो है फीचर वैसे मेमोराइज करने हैं, लेकिन जहाँ पर क्रिएटिविटी की बात आती है लैंग्वेज की, वहाँ तो उसको एज अ लैंग्वेज ही हमें इंट्रोड्यूस करवाना है। यहाँ पर क्या होता है कि हम बच्चों को जो है वो दे देते हैं कि जी आप ट्रांसलेशंस कर लें, आप वर्ड्स मीनिंग्स कर लें एंड क्वेश्चन आंसर्स कर लें। वो क्या होता है, वो मेमोराइजेशन जहाँ तक बच्चे की रहती है और जो उनकी स्ट्रॉन्ग रहती है वो वर्क करती है, लेकिन जो उनका क्रिएटिव पोर्शन है वो खत्म हो जाता है। और फिर जब वो ऐसी जगह पर आते हैं, लाइक कोई जिस तरह से कंपेटिटिव एग्जाम को करने के लिए वो आते हैं, तो जिस क्रिएटिविटी की जरूरत होती है वो उनके पास होती नहीं है, वो दे ही नहीं पाते और वो फियर की फॉर्म में जो है वो बाहर आती है। लाइक वो सिर्फ फियर समझते हैं, एक एक्स्ट्रा बर्डन समझते हैं। जी अच्छा मैडम, एक ये जो स्कूलिंग है, बच्चे की बेसिक फाउंडेशन स्कूलिंग से बनती है, इसका क्या रोल है कि इंग्लिश में जो अभी जब बच्चे इस काबिल हो जाते हैं वो किसी कंपटीशन में जाएं, किसी कंपेटिटिव एग्जाम CSS PMS whatever, उसमें जाकर ये स्कूलिंग का क्या रोल होता है? जी, सबसे ज्यादा तो जैसे अभी मैंने बात की, इसी से कनेक्टेड ही ये बात है कि सबसे ज्यादा रोल तो स्कूलिंग का ही है। हमारे यहाँ पर जो है वो इंग्लिश आप बच्चों को लिखनी सिखा देते हैं, रूल्स भी सिखा देते हैं, डिडक्टिव अप्रोच से जी आपने रूल्स सिखा दिए, एग्जाम्पल्स करवा दी और फिर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, ठीक है। लेकिन आप ये ऐसा सिर्फ नहीं पर है, पाकिस्तान पर है, या आप कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में है। आप जब इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स लेते हैं तो वहाँ जितने भी टीचर ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है उनमें यही इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाती है कि आपने बच्चे को रियल लाइफ एग्जाम्पल जो है वो करवानी है। यानी आपका बच्चा क्लास से जब बाहर निकले तो वो इस काबिल हो कि वो जो उसने रूल्स अपनी क्लास में पढ़े हैं वो उसको अप्लाई कर सके अपनी जो है रूटीन में। फिर उसको वो एलियन नहीं लगेगी, लाइक बिल्कुल फॉरेन नहीं लगेगी, थोड़ा सा होम लगेगी। होम मीन्स कि वो थोड़ा सा उसके साथ कंफर्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पर जब बच्चों को घर में उर्दू बोली जाती है या पंजाबी बोली जाती है, स्कूल में वो इंग्लिश सीख रहे हैं, उन्हें कहाँ एक्सपोजर मिलेगा। और ज्यादातर टीचर्स भी जो स्कूल में, क्योंकि मिक्स्ड उसके बच्चे होते हैं बैकग्राउंड के, तो वो इतनी इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें होता है कि इंग्लिश वाले बच्चे तो समझ लेंगे लेकिन जो उर्दू वाले हैं वो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे।
तो इसलिए स्कूलिंग का प्रॉब्लम जो है वो इस तरह से एसोसिएट हो जाता है क्रिएटिविटी के साथ। जी मैडम, एक और बहुत बड़ा मसला है, वो है कि बच्चे कहते हैं हम जगह जगह पे हमने कोचिंग ली, मगर स्टिल वहीं खड़े हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। वो इस बात का जो सारा मलबा कह लें या सारी बात का अपना वो टीचर के ऊपर निकालना शुरू कर देते, अपने कोच अपने मेंटोर के ऊपर। मैडम ये इसकी क्या वजूहात है कि बच्चे आगे निकल नहीं पाते, इस खौफ से निकल नहीं पाते? इसके बारे में जरा कुछ बताएं। सर देखिए, हम एक पार्टी को तो कभी भी ब्लेम नहीं कर सकते ना कि दोनों पर ये वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ये वाला जो बर्डन है, एलिगेशन है, ये दोनों साइड्स पर आता है। जो लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मोटिवेशन हो, बच्चों के पास मोटिवेशन होती आएगी कि उन्हें पता है हमें CSS का एग्जाम पास करना है, बट उन्हें ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि हमारा जो कोच है उससे हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। जो टीचर्स हैं उनका ये है कि वो बच्चे को एडवांस स्किल की तरफ नहीं लेकर जाते। अब जैसे मतलब जो CSS या PMS का स्ट्रक्चर है उसका जो एक अगर आप देखें, जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन मैनुअल प्रोवाइड किया कि आपको किस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए, उसमें एक स्टेटमेंट लिखी होती है, आपने वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो अपने ऐसे से शो करने हैं। बच्चे को क्या पता है कि वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? ये तो टीचर ने उसे बताया ना कि क्या वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशन है, तो वो टीचर को इतनी ज्यादा इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। कुछ इसका रोल ये भी आता है कि जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं उनसे इंस्ट्रक्शंस नहीं ली जाती, ज्यादातर ये ली जाती है कि चलें अब CSS कर लिया, ये वाले लोग जो हैं वो इंग्लिश में पढ़ा लेंगे, हालांकि इंग्लिश एक ऐसा एरिया है जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ही पढ़ा सकता है। अब जिसने लिंग्विस्टिक्स पढ़ी है उसे पता है कि लिंग्विस्टिक के क्या टूल्स हैं जो हम यूज करके अपना स्टांस जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं किसी ऐसे में। और ऐसे तो स्टार्ट ही यहीं से होता है। जो तीसरी स्टेटमेंट होती है वैसे कि वो आपको क्या बताती है कि आपका टॉपिक क्या है और उसके बारे में आपका स्टांस क्या है। तो ये चीजें, ये कुछ टेक्निकल चीजें जो हैं वो टीचर जो है नहीं बता पाते उस वक्त तक जब तक कि वो खुद जो है एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ना हो। तो ये प्रॉब्लम ज्यादा बच्चों को आती है। मेरे पास इसकी एक बिल्कुल ही रिसेंट एग्जाम्पल है। कुछ बच्चे मेरे पास से आए, उनका भी यही प्रॉब्लम था। उन्होंने लास्ट ईयर नहीं ली थी इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लैंग्वेज की, लेकिन वही प्रॉब्लम कि जहां आप एडवांस स्किल का कोई फीचर उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं तो दे से वी डोंट नो इट। अच्छा मैडम, ऑनलाइन जो प्रिपरेशन है कोरोना वायरस के दौरान, जैसे सबको पता है, एक बहुत बड़ा फेलियर रहा ऑनलाइन एजुकेशन का। तो बहुत से बच्चे हैं जो पूरे पाकिस्तान से कॉल आती हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, जो हमें स्टाफ बताता है, तो वो चाहते हैं कि हम ऑनलाइन प्रिपरेशन करें इंग्लिश की। क्या इंग्लिश की ऑनलाइन प्रिपरेशन इनफ है? आप इसके बारे में क्या राय देंगे ताकि बच्चों को, ऑडियंस को गाइड किया जा सके? जी ये है, यूट्यूब जो है वो बहुत ज्यादा देखने में आती है, उससे स्टूडेंट्स का इस तरफ है। लेकिन हमारे कंट्री में यानी पाकिस्तान में जिस तरह से कोविड के सिनेरियो में सबने देखा कि ये वाला जो सिस्टम है हमारे कंट्री में उतना सक्सेसफुल नहीं रहा जितना ये ओवरऑल ग्लोब में है। और स्पेशली जब आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम के उससे आ जाते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन का उस तरह से रोल ही खत्म हो जाता है। अगर ऐसा ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन इतनी ही पावरफुल हो तो सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल हैं, बच्चे वो देखते ही CSS क्यों ना कर लें? वो क्यों आते हैं इंस्टीट्यूशंस की तरफ? क्योंकि एट द लाइक इमीडिएट फीडबैक, इमीडिएट वैल्यूएशन। आप वीडियो से कैसे पूछ सकते हैं कि मुझे ये बात समझ नहीं आई तो मुझे दोबारा बता दें। आप फिजिकल क्लास में जब जाते हैं कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आप बच्चे को करवा रहे हैं, अब बच्चे को नहीं समझ आएगी, टीचर को उसके फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है, उसके रिस्पॉन्स से पता चल जाता है कि इसको समझ आ रही है, बच्चों को समझ आ रही है। बच्चे एक्साइटेड होंगे तो मीन्स उन्हें समझ आ गई है। और अगर आपको नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे तो अल्टीमेट अब ऑनलाइन में आप कैसे बच्चे के एक्सप्रेशन चेक करेंगे कि बच्चों को समझ आ गई है या नहीं आ गई? और खुद भी बहुत से बैरियर्स जो है, इंटरनेट के प्रॉब्लम है, यहाँ एनर्जी क्राइसिस है, लोड शेडिंग हो गई है, डिस्कनेक्ट हो गया है, मिस हो गया है, डिलीट हो गया है। बहुत से टेक्नोलॉजी के अपने बहुत से हैजर्ड हैं जो उसके साथ इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए यही एडवाइजेबल है कि जो CSS या PMS की इंस्ट्रक्शन है वो तो स्पेशली ऑनलाइन का उसका ऐसा कोई जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है।
अच्छा मैडम, आपको 5 साल हो गए माशाल्लाह पढ़ाते हुए कॉम्पिटिटिव को, बहुत से स्टूडेंट आपसे पढ़ गए। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चे जब क्लास ले लेते हैं, क्लास में आ जाते हैं, बहुत सी बच्चों की ये शिकायत रही है कि हम अकेडमी ज्वाइन करते हैं, वहां जाते हैं तो टीचर आता है, क्लास में लेक्चर डिलीवर करता है और चला जाता है। तो फीडबैक एंड एवेल्युएशन, यानी वो जो गलती करते हैं उनको चेक करके बताने वाला कोई नहीं होता। तो आपकी क्या पॉलिसी है इस बारे में कि जो एवेल्युएशन एंड फीडबैक है, आप इसको कैसे देखती हैं और क्या ये कितना जरूरी है? जी, हमारा जो इंस्टीट्यूट है बहरिया सीएसएस इंस्टीट्यूट, इनकी जो स्ट्रॉन्ग जो है ना ये फीडबैक और एवेल्युएशन की पॉलिसी है। क्योंकि आप देखें कि यहाँ पाकिस्तान में तो मतलब इतना ज्यादा नहीं, लेकिन जहाँ पर आप इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स जो टीचर ट्रेनिंग्स लेते हैं, जिस तरह के मैंने टू टाइप्स की ली हुई है ट्रेनिंग ली हुई है, टीचर ट्रेनिंग ली हुई है। एक तो टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज मैंने यूएसए से ली हुई है, और एक जो है वो मैंने कनाडा से मतलब लेनी है, अभी स्टार्ट करनी है सेल्टा की फॉर्म में। तो वहां पर जो पहला फीचर है वो ये भी डिस्कस होता है कि फीडबैक का जो रोल है वो बहुत ज्यादा है लैंग्वेज की लर्निंग में। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप फीडबैक और एवेल्युएशन के बगैर लेकर ही नहीं चल सकते। आप जब तक बच्चा मिस्टेक करेगा आप उसको, और मिस्टेक्स जो है वो अब पूरा इसका जो इसके पीछे साइकिल है वो चेंज हो गई है। इसको एक प्रोडक्टिव फीचर एरर को ये मिस्टेक को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहाँ से लर्निंग स्टार्ट होती है। जब बच्चे को ये पता चलता है ना मेरी यहाँ पर मिस्टेक हुई थी, मुझे यहाँ करेक्ट किया गया था, तो वो वाली बात उसे कभी नहीं भूलती। तो हमारी जो अपने इंस्टीट्यूट की या मेरी भी जो पॉलिसी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस बारे में कि बच्चों को इमीडिएट जो है वो फीडबैक। थोड़ा सा ये टीचर्स यहाँ पर लैग कर जाते हैं कि वो अपने उनके पास पूरे टाइम नहीं होता उसको सेव करने के लिए, वो बच्चों को ये फीडबैक और एवेल्युएशन वाली फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन हमारा कुछ ऐसा नहीं है, मेरा तो यही है कि सबसे पहले आपको जो है कमेंट्स मिले उससे रिलेटेड जो आपने किया है, फिर ही आप उसमें इम्प्रूवमेंट क्या हो रही है या नहीं हो रही, बच्चे को भी तो उसी से पता चलेगा ना, और आपको खुद भी कि आपके बच्चे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जी मैडम। अच्छा मैडम, एक और बहुत अहम मसला है जो बच्चों का है, जिसकी वजह से उनका टाइम भी ज़ाया हो जाता है और पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। बच्चे अक्सर कोच के पास, मेंटोर के पास जाते हैं कि मैं आपसे पढ़ना तो चाहता हूँ मगर मुझे फ्री ट्रायल क्लास दे, मगर वो मेंटोर इस बात से डिनाई कर देता है, डिसएग्री कर जाता है कि मैं क्लास नहीं देना चाहता, आपको फ्री ट्रायल क्लास मैं क्यों दूं, मेरी क्रेडिबिलिटी है। तो हत्ता कि बच्चा ये चाह रहा होता है आया कि मुझे टीचर की समझ आती है कि नहीं, मेरी केमिस्ट्री टीचर के साथ बनती है कि नहीं। तो आप इस चीज को कैसे देखती हैं अगर बच्चा आपसे आके कहता है कि वंस मुझे आप मौका दें फ्री ट्रायल क्लास या डेमो क्लास दें, तो आया आप ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं? जी क्यों नहीं, सबसे ज्यादा देखें आप आपने स्टूडेंट का भी तो कंफर्ट लेवल देखना है ना। टीचर के साथ जो उसकी केमिस्ट्री डेवलप होनी होती है वो ही डिसाइड करती है कि कितनी लर्निंग होगी बच्चे की। तो हमने अपने इंस्टीट्यूट में इस तरह की मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी हुई, मतलब टीचर को कॉन्फिडेंट होना चाहिए इतना कि कोई भी आके अगर ट्रायल क्लास लेना चाहे तो आप उसको कन्विंस कर सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं कि आप अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन लें तो आपने क्या एक्सपेक्ट करना है उस इंस्ट्रक्शन से। आप अगर सीएसएस या पीएमएस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इंग्लिश किस लेवल की चाहिए, इस लेवल की चाहिए। ये बात बच्चों को ऑलरेडी इतने ज्यादा बच्चे को पता नहीं होती, ये टीचर का काम है कि वो उसे बताए कि आपने तो सारे सब्जेक्ट्स ही इंग्लिश में अटेम्प्ट करने हैं, और फिर आपका जो फुल फ्लेज इंग्लिश का सब्जेक्ट है वही इतना उसका जो सिलेबस है वो इस तरह से है। बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं मैं कहूंगी, लेकिन ये है कि थोड़ा सा चेंज है क्योंकि वो मांगता है आपसे एडवांस लेवल की स्किल, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है ना, मैं तो जरूर अपने बच्चों को ट्रायल क्लास अलाउ करती हूँ, मेरा ऐसा कोई नहीं है कि मैं इससे मतलब इसे इग्नोर करूँ या ऐसा। जी मैडम। अच्छा मैडम, एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है मैंने सुन रखी है वो आपके बारे में, आपकी पब्लिकेशंस काफी ज्यादा है इंटरनेशनल लेवल पे भी, और आपने सीएसएस एंड पीएमएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक स्पेशल मटेरियल गैदर करके एक बुक भी पब्लिश की है, उसके बारे में आप बताएंगे? जी सर, मेरी जो है वो 5 पब्लिकेशन है। 3 तो मेरी जो है वो पाकिस्तानी जर्नल्स में है और वो मेरी फील्ड से रिलेटेड है, लाइक
अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड है, और 2 जो है वो मेरी इंग्लैंड के एक जर्नल में है जो कोविड-19 के सिनेरियो से रिलेटेड है। क्योंकि आपको पता है कि पिछला जो सारा लॉकडाउन का था, कोविड-19 में बहुत ही लाइक रिसर्च थी, पॉजिटिव और ग्रोइंग रिसर्च थी। इसके अलावा तो मैंने जब मतलब CSS को मैं पढ़ा रही थी PMS को, तो मुझे ये आइडिया हुआ कि कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स है ना वो अवेलेबल नहीं है बच्चों के पास, जहाँ से वो फुल फ्लैज, अब बच्चे का टाइम ही ज़्यादा होता है अगर वो 10-15 सोर्सेज से खुद सर्च करे और पता करे कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो इसके लिए भी मैंने एक बुक डिज़ाइन करना स्टार्ट की थी जो CSS और PMS के बच्चों के लिए थी स्पेशली। तो वो अब हमारी जो है वो पब्लिशिंग के प्रोसेस में है, विद इन 1 to 2 months जो है वो आ जाएगी। और उसमें सबसे ज़्यादा उसका पॉजिटिव फीचर जो है वो ये है कि मैंने उसको लाइक डिफरेंट सोर्सेज से, लाइक आप कह सकते हैं कि मल्टीपल 50 to 55 सोर्सेज से, और मेरी जो इंटरनेशनल लेवल की टीचिंग इंग्लिश की जो ट्रेनिंग्स थी उधर से जो उसका मटीरियल है, उनका जो करिकुलम है, ऑक्सफोर्ड का आप कह सकते हैं, कैम्ब्रिज का आप कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जो ट्रेनिंग अभी प्रोसेस में है सेंटर की, कैम्ब्रिज इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग टू एडल्ट्स, तो उसको मैंने कैटर करते हुए वो बुक जो है वो डिज़ाइन किया है, और होपफुली इंशाल्लाह ताला वो बहुत ज़्यादा लाइक फेवरेबल रहेगी ये कंपैरेटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा मैडम, आखिर में मैं ये चाहूँगा हमारी ऑडियंस को आप कोई ऐसा मैसेज दें जिसमें उनको टाइम मैनेजमेंट और जो भी कंपेटिटिव एग्जाम का जो राइट टाइम है उससे रेलिवेंट उनको पता चले, ताकि वो अपने कीमती टाइम को अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। प्लीज़ आप हमारी ऑडियंस को कोई ऐसा मैसेज देना चाहें प्लीज़। जी श्योर। मेरा जो CSS का जो मैंने अटेम्प्ट करना है या PMS अटेम्प्ट करना है, ये बहुत ही फेवरेबल लाइक टाइम है कि आपके पास पूरा फुल फ्लेज ईयर है। लाइक अब मार्च है, फरवरी का एंड चल रहा है या मार्च का, तो आप उसको स्टार्ट करें, लेकिन एक स्केड्यूल के साथ स्टार्ट करें। आप सबसे पहले जो है आपको जिस चीज की जरूरत है वो है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, क्योंकि आपने 12 सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करने हैं जो इंग्लिश में है। इसके अलावा आपके 2 फुल फ्लेज जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश के। तो आपने सबसे पहले जो है अपना जो रिसेप्टिव स्किल्स है उन पे फोकस करें। आप एक्सपोजर लें लैंग्वेज का किसी भी फॉर्म में, आप उसको लिसनिंग की फॉर्म में लें, आप उसको रीडिंग की फॉर्म में लें, उसके बाद ही आप इस काबिल होंगे आप प्रोड्यूस कर सकें। किसी भी लैंग्वेज को सीखने की, लर्न करने की 4 स्किल्स होती हैं बेसिक। 2 रिसेप्टिव जो जैसा मैंने बताया लिसनिंग एंड रीडिंग, और 2 प्रोडक्टिव है राइटिंग और स्पीकिंग। और आप प्रोडक्टिव पे तभी जाते हैं जब आप रिसेप्टिव पे फोकस करेंगे। और दूसरा ये कि आपने जो लर्न करना है, जो सीखना है, अल्टीमेट जो आपका गोल है वो एडवांस्ड लैंग्वेज स्किल्स है। ये बेसिक से आपने स्टार्ट करके एडवांस पर जाना है। पहले आप अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें और देन आप उसको एडवांस स्किल तक लेकर जाएं। आपकी राइटिंग या आपका एक्सप्रेशन और एक सिंपल जो ग्रेजुएट है उसके जो राइटिंग और एक्सप्रेशन है उसमें डिफरेंस होना चाहिए। यही डिफरेंस से तो आप एनालाइज किए जाएंगे कि जी आप जो है वो एक लाइक बहुत ही प्रेस्टिजियस जो आपको मिलने वाला है डेजिग्नेशन, उसको आप ऑन करते हैं, लाइक आप उसके काबिल हैं, कैपेबल हैं। और दूसरा ये कि आप रैंडम प्रेपरेशन ना स्टार्ट करें, सब कुछ एक साथ ना स्टार्ट कर लें, या इस तरह से आप एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाएं। आपने देखना, आपने डायरेक्ट प्रेस या वैसे पे नहीं चले जाना, आपने पहले रूल्स पे जाना है, उनको स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी स्किल को स्ट्रॉन्ग करना है, देन आपने स्ट्रक्चर्स पर जाना है जो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं। तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को भी अगर मुझसे भी कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मैं अल्बेनिया CSS इंस्टीट्यूट में रेगुलर फैकल्टी के तौर पर अवेलेबल हूँ। हमारे जो नंबर्स हैं वो अवेलेबल हैं, आप हमसे किसी भी वक्त कॉन्टेक्ट करके तो टाइम ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। आखिर में मैडम मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और अपनी ऑडियंस का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।